हाय स्टूडेंट, आज हम लोग को बीकॉम सेकेंड ईयर में जो लेशन है वेरिएशन ऑफ शेयर, उसको पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था। इसके पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको संपत्ति एसेट्स मेथड से आपको वेरिएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन बताया था। आज मैं आपको इनकम वैल्यूएशन मेथड से सवाल को बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे कैसे इनकम पर आधारित जो मेथड है उसको यूज करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है। जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर की कई मेथड है, आपको मैंने पहले बताया था 4 मेथड है, उसमें से पहला मेथड मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज आपको हम सेकंड मेथड इसका बताएंगे, उसका नाम है आय मूल्यांकन विधि। इसको कहेंगे इनकम वैल्यूएशन मेथड। इसके इसमें भी 2 पार्ट है। एक तो होता है लाभांश इनकम या डिविडेंड इनकम मेथड इसमें है, और एक है अर्निंग इनकम मेथड। इसमें 2 मेथड्स इसमें भी लगा है। इसके भी ए पार्ट और बी पार्ट है। तो पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है डिविडेंड बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड। जो लाभांश की दर, लाभांश का मालूम है आपको, जो कंपनी वर्ष के दौरान जितना भी बिजनेस करती है, बिजनेस करने के बाद जो उसका नेट प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो लाभांश जो शेयर होल्डर्स को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए मिलता है, उसको हम लाभांश कहते हैं, जो शेयर होल्डर का हिस्सा होता है। तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, लाभ का हिस्सा कह सकते हैं उसको, पार्ट ऑफ लाभ है। ये क्या है कि जो पार्टनर होता है उसको, जो शेयर होल्डर्स होता है उसको लाभ देती है कंपनी। ये जरूरी नहीं कि कंपनी को जो पूरा लाभ होता है वो पूरी कंपनी लाभांश दे देती है, पूरा लाभ के तौर पे आपको बांट देती है। नहीं, कंपनी कुछ जो लाभांश होती है वो ट्रांसफर कर देती है अलग अलग हेड में। वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर सकती है, कई उनके फंड्स होते हैं उसमें ट्रांसफर कर देती है। जो सबसे लास्ट में जो डिविडेंड होता है, लाभ होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। सबसे पहले वो इंटरेस्ट देता है डिवेंचर होल्डर्स को, फिर सेकेंडरी इसका होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वो प्रोवाइड करती है। तो ये जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है उसका आपको रेट निकालना था। तो इसके लिए तो जो आपको मैंने मेथड बताई है, उसमें पहला मेथड था, आपको बताया रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फार्मूला मैं आपको सबसे पहले निकाल के बताता हूं। ये है, मैं आपको बता कौन सा रहा हूं, रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फार्मूला। इसका फार्मूला ये है, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू होता है, ये होता है डिविडेंड इंटू 100। ओके, डिविडेंड इंटू 100 अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ये मैंने लिखा है डिविडेंड मतलब जो लाभांश अंशधारियों को बांटी जाएगी वो इंटू 100 अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होगा। तो इक्विटी शेयर लिखोगे, डिविडेंड शेयर अगर आपको खाली कहेगा शेयर का निकालना है तो शेयर कैपिटल, जितना उसका पेड अप वैल्यू होगा शेयर कैपिटल का, उसको आपको निकालना है। ठीक है, फिर लाभांश उसका वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, फिर उसका वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, इसी के आधार पर निकालेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन नॉर्मल रेट। ओके, नॉर्मल रेट जो होता है, जो कंपनी की जो सामान्य लाभांश की जो क्षमता होती है, सामान्यतः हर कंपनी की लाभांश की दर अलग अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए सीमेंट कंपनी है, उसकी आय कमाने की क्षमता सामान्यतः कितनी है, उस आधार पर इसको सामान्यतः उसी तरह का व्यवसाय जो है उसकी जो आय कमाने की क्षमता को हम कह सकते हैं आय की समायोजन, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कर सकते हैं इसको। ये इसका फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला इसमें पहला जो हम कह सकते हैं कि जो पहला मेथड रेट ऑफ
द रेट ऑफ डिविडेंड के मेथड पे एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एक कंपनी है, मान लीजिए, फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड पहले आपको निकालना है। इसके लिए क्या करेगा, डिविडेंड जो कंपनी का लाभांश होता है, जो कंपनी के अंत में जो शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए लाभ बचा रहता है उसको लिखेंगे इनटू 100 अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। उसकी जो वैल्यू का शेयर कैपिटल कितनी है उसका वैल्यू निकालना है आपको, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको। फिर निकालोगे वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फार्मूला है इसका, इसके आधार पर इसको आपको लगाना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको एक मैं छोटा सा बता रहा हूं। एक कंपनी है जिसकी जो कैपिटल है एक्स कंपनी है, मान लो एक्स कंपनी लिमिटेड है, उसका जो कैपिटल है वो है 8 लाख रुपए। कितना है? 8 लाख रुपए। ओके, 8 लाख रुपीस है। और उसकी जो एक्स की जो रेट ऑफ रिटर्न है इसमें बोल रहा है वो 50% बोल रहा है। कितने परसेंट बोल रहा है? 50%। ओके, तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, एनुअल जो प्रॉफिट है वो दिया है 2 लाख रुपए। ओके, कितने लाख रुपए है? 2 लाख रुपए है। आपको इसको फॉर्मूला पुट करके लगाना है। तो एक्स लिमिटेड का जो डिविडेंड है वो कितनी परसेंट है, वो कहता है एक्स लिमिटेड का वैल्यू निकालना, लाभांश बांटती है कितने पर? 50% लाभांश जनता को कंपनी बांटती है। तो अच्छा सॉरी, रेट ऑफ रिटर्न है इसका 10% है। और जो कंपनी है जितना लाभ होता है 2 लाख रुपए जितना लाभ है उसका 50% जो है वो जनता को बांट देती है। मतलब डिविडेंड के रूप में कितना जो प्रॉफिट अर्न किए वो 2 लाख रुपीस है, उसका 50% कितना होगा? 1 लाख रुपीस वो प्रॉफिट वो बांटती है जनता को। तो आपको निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ ईच शेयर? निकालने के लिए आपको सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है आपको। देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए सिंपल सा है। जब कह रहा है कि इसका 50% जितना 2 लाख रुपए अगर प्रॉफिट है उसका 50% जो है डिविडेंड के रूप में कंपनी बांटती है, ऐसा बोला है इसमें। तो 50% इसका कितना होगा? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसका हो गया इनटू 100 अपॉन जो कैपिटल वो कितनी है? वो है 8 लाख रुपए। ओके, तो ये 8 लाख रुपए हो गया। ओके, तो इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड निकल के आएगा वो कितनी आएगी? 12.5, मतलब 12.5% प्रॉफिट आया। ठीक, अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है शेयर की। तो कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ ईच शेयर, वैल्यू ऑफ ईच शेयर क्या है? इसकी जो पैड अप वैल्यू दी है पर शेयर कितनी है? इसमें रेट ऑफ डिविडेंड निकल गया आपका। अब आपको निकालना है इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है। वो निकालने के लिए आपको कितना करना है? रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? फॉर्मूला में रेट ऑफ रिटर्न कितनी होगी? 50। पेड अप वैल्यू कितनी दी है? 100 रुपीज। कितनी है पेड अप वैल्यू? इसकी है पर शेयर जो है वो दिया है क्वेश्चन में, तो कितनी? 100 रुपीज है। ओके, तो कितनी हुई? 100 रुपीज पेड अप वैल्यू हो गई। रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है? 12.5। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है? 10% है। इसको काट दो तो इसके शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 125 रुपीज। ये एक शेयर की वैल्यू हो गई। मतलब आपको जब कंपनी का लाभांश दिया रहेगा तो ऐसे दशा में लाभांश जो रहेगा उसमें से आपको पहले रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के बाद आपको वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकालना है। वो कैसे निकालोगे? रेट ऑफ डिविडेंड निकालोगे इनटू पेड अप वैल्यू। पेड अप दिया रहेगा कि 100 रुपीज का है, उसमें से 10 रुपीज मिल गया या 90 रुपीज मिल गया, तो पेड अप 90 रुपीज जो होगा पेड अप वैल्यू होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया गया कि उस तरह की फर्म को कितने वर्ष में कितना लाभ हुआ, तो वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये एक क्वेश्चन है। इसमें तो आपको क्योंकि रेट ऑफ अर्निंग दिया, प्रॉफिट दिया 2 लाख रुपीस, कहता 50% जो है वो डिविडेंड बांटते हैं कंपनी, तो 1 लाख रुपीस आपको निकाल दिया। लेकिन सामान्य दशा में ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक दूसरी तरह का क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आपको
वो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना है। क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सब प्रॉफिट दिया रहेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट में से कैलकुलेशन करना है नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें अलग अलग तरह के टैक्स दिए रहेंगे, इंटरेस्ट दिया रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया रहेगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया रहेगा। वो आपको कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैसे निकालना है ये मैं आपको सबसे पहले वो बता रहा हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, उसको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में रेट ऑफ डिविडेंड निकालना सरल है, इसमें प्रॉफिट निकालना एक अपने आप में मायने रखता है। वो कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन दिया है, एक कंपनी है, उसके पास 1040% प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है, कितने से है? 100 रुपीज ईच। ये क्वेश्चन में दिया है कि 1000 शेयर है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 40% है, 14% है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? वो दी है 100 रुपया। और 20,000 फिर दूसरा है, उसी में 20,000 इक्विटी शेयर दिया है। ओके, इक्विटी शेयर कितनी दी है? 20,000 रुपीज। वैल्यू कितनी दी है? ईच शेयर कितनी की है? ईच शेयर दिया है 10 रुपीज की है। पर शेयर वैल्यू कितनी है? पेड अप वैल्यू कितनी दी है? 20 रुपीज। जो एनुअल प्रॉफिट हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है एनुअल प्रॉफिट जो हुआ है, वर्ष के दौरान जो प्रॉफिट हुई है कंपनी को, वो है 2,10,000, 2,05,000 रुपीज, 2,50,000 रुपीज, 2,000 ये दिए हुए। तो 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। और जो कहता है कि एवरेज प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, जो प्रॉफिट है उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसे देखें, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 3 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट कैसे दिया है? 1,90,000 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस 2,20,000 रुपीज, प्लस 2,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3। ओके, ये आएगा आपका जो है प्रॉफिट और गया। एक प्रॉफिट और है, जस्ट 2005 दे दिया है 4 साल पहले। ओके, ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, वो दिया है। सबका टोटल जो है एक 4 ईयर का प्रॉफिट है 8,20,000 अपॉन 4। ओके, 4 साल का लाभ है 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कितने का लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया? 2,500 रुपीज। ये 4 ईयर का प्रॉफिट दिया। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। इसका एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है, इसे 4 का डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1,05,000 रुपीज। कितना है? 1,05,000 रुपीज, सॉरी 2,05,000 रुपीज। ये इसका प्रॉफिट आ गया। कहता है इसमें से आपको 50% टैक्स देना है। क्या देना है? 50% टैक्स देना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले ये एवरेज प्रॉफिट आया 2,05,000 आया, 2,05,000 रुपए एवरेज। सबसे पहले अगर प्रॉफिट आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में जरूर प्रॉफिट दिया रहेगा, उस प्रॉफिट में से आपको टैक्स को माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को माइनस करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट डिविडेंड को माइनस कर देना। जो सबसे लास्ट अगर होगा तो जनरल रिजर्व हो सकता है होगा, तो जनरल रिजर्व को माइनस कर देना। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे। उसके बाद जो लाभ बचेगा सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको देना है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है 50% टैक्स देना है और 20% आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है। तो सबसे पहले आपका क्या निकल गया? क्वेश्चन है 2,005 जो 1,000 रुपीज है वो नेट प्रॉफिट एनुअल आया है, एवरेज प्रॉफिट है। इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर देखिएगा। एवरेज प्रॉफिट आई है वो आई है 2,500 रुपीज। ओके, लेस कर देंगे इसमें 50% टैक्स। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 50% टैक्स देना, प्रोविजन फॉर टैक्स है 53%। तो कितने होंगे? 1,02,500। ये कितनी आएगी? 1,02,500। फिर इसके बाद कहता है जो प्रॉफिट होगा उसमें से 20% आपको
जर्नल लीडर में ट्रांसफर कर देना, तो लेस कर दो इसमें। %20 ऑन 1,02,000। ठीक है, ये कितनी आएगी आपकी? ये आएगा 20,500 रुपए, इसमें से माइनस कर दीजिए आप। ये आपका जाएगा 82,000 रुपीज। ओके, ये क्या आ गया? 82,000 रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से क्या आ गया? लेस करोगे, इसमें डिविडेंड दोगे। किसको दोगे सबसे पहले? डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, मैंने क्या बताया? जब भी प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले आप टैक्स को माइनस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करोगे। अगर होगा तो यह हो गया, होना ही चाहिए, होगा ही। तो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें आप वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दोगे। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा, सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइड की जाती है। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, 2,500 रुपीज जो इसका एवरेज प्रॉफिट आया, सबसे पहले मैंने टैक्स माइनस किया। टैक्स माइनस करने के बाद मैंने क्या माइनस किया? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया। 20% उसने बोला था, तो 20% मैंने माइनस कर दिया, 20,500 है। उसको माइनस करने के बाद सबसे पहले मैं किसको प्रॉफिट दूंगा? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसका डिफिनेशन ही कहता है कि लाभ में सबसे पहले इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सबसे डिफिनेशन आपको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है ना सबसे लास्ट में प्रॉफिट मिलेगी, और सबसे पहले जो प्रॉफिट होगा सबसे पहले हकदार किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगा। तो उसको मैंने दे दिया। तो वो कितनी है? वो कहते हैं 20, इसमें कितने परसेंट है? 14%। ये कितनी है? 1,00,000 रुपए। देखिएगा मैंने आपको सबसे पहले लिखा है 1,000 शेयर, ये कितने की है? 100 रुपीज की। रेट ऑफ प्रॉफिट कितनी है? 14%। तो कितना होगा? 14% इसे माइनस कर दो, तो कितनी जाएगी आपकी? ये जो प्रॉफिट घट के आएगी 68,000 रुपया प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये कितनी होगी? 68,000 रुपीज। ओके, ये जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है वो किसको मिलेगा? 68,000। ये प्रॉफिट तो हुआ 2,05,000 रुपीज। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कितना? 2,05,000। लेकिन पूरा फायदा जो है, जो प्रॉफिट है वो खाली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, उसमें से कुछ हिस्सा डिवेंचर होल्डर्स के लिए है, कुछ गवर्नमेंट का टैक्स है, कुछ प्रोविजंस होते हैं, उनको प्रोविजन करना पड़ता है कंपनी को। उस प्रोविजन के बाद सबसे लास्ट में जो प्रॉफिट होती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। वो कम भी हो सकता है और अधिक होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन है यही कहलाता है कि सबसे लास्ट में मिलेगा और लाभ होगा तो ही मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा चीज है कि वो कंपनी का ओनर होता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उसी का अधिकार होता है। तो वो सबसे लास्ट में कितना मिला उसको? 68,000, जबकि 2,500 प्रॉफिट था। ओके, 68,000 में अब रेट ऑफ डिविडेंड निकालोगे कि जो पूंजी उसने लगाई उसमें से उसको कितना उसको मिल रहा है। तो देखिए रेट ऑफ डिविडेंड निकालता हूं मैं। कितना? 68,000 रुपीज। ओके, 100 अपान कितना हो गया? 2,00,000 रुपीज। ओके, कितने परसेंट? 34%। ओके, ये कंपनी को कितने का रेट ऑफ मिलता है? एक शेयर को 34% प्रॉफिट मिलती है, वन शेयर होल्डर्स को। जितना उसके लिए कैपिटल लगाया उसका 34%, तो उसका वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकाल लो। वैल्यू ऑफ ईच शेयर ये कितनी है? 34 इंटू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है? 10 रुपीज है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 10 रुपीज। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसी तरह के व्यवसाय का वो कितने परसेंट है? 20%। तो
वैल्यू कितनी होगी 17%। मतलब पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, जो आज के डेट में मार्केट में शेयर की वैल्यू कितनी है 17 रुपए। कैसे 34% उसको प्रॉफिट हुआ, वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 10 रुपीज है, रेट ऑफ डिविडेंड कितनी है 20। इसी तरह के व्यवसाय जो सामान्यतः इस तरह के व्यवसाय है उसमें लाभांश की दर कितनी है 20% है। मतलब रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है 20%। तो कितने परसेंट मार्केट में आज की डेट में एक कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी है 17 रुपए पर शेयर है। ठीक है, ये एक मेथड है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ अर्निंग। ओके, अब आपको रेट ऑफ डिविडेंड के आधार पर लगाना, रेट ऑफ अर्निंग के आधार से बताते हैं। इसका दूसरा पार्ट एक फॉर्मूला है, ये दो विधि से बताते हैं, मैं आपको रेट ऑफ अर्निंग से मेथड से बता रहा हूं आपको। ओके, दूसरा मेथड इसका बता रहा हूं। इसका रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मेथड एक, दूसरा मेथड, इसी का दो मेथड है, इसमें दूसरा मेथड ये है। रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फार्मूला ये है, रेट ऑफ अर्निंग इक्वल टू देखिए रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फॉर्मूला जो है इसमें अभी कैसे अर्निंग इनकम, मतलब जो इसके दौरान आप कमाए हो इनटू 100 अपना कैपिटल है, विनियोजित कैपिटल एम्प्लॉय का नाम कहता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। के पहले मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉय के बारे में बताया था। विनियोजित पूंजी दो तरह से होती है, औसत विनियोजित पूंजी और विनियोजित पूंजी। यहाँ पे लेकिन विनियोजित पूंजी का उपयोग होता है, क्या होता है एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स जोड़ दीजिए, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, डिवेंचर या अनसिक्योर्ड लोन, जितने भी लोन है कंपनी के सब माइनस करने के बाद जितनी भी आएगी वो क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। ओके, रेट ऑफ इनकम ये आपको फार्मूला में इनकम में निकालना पड़ेगा आपको। फिर इसका फार्मूला करेंगे, इक्विटी शेयर का अलग निकालेंगे, शेयर का अलग। तो मैं अभी इक्विटी शेयर का निकाल देता हूं, इसका निकालेंगे। वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, देखिए शेयर की वैल्यू निकालना अलग होगा, अगर निकालने बोलेगा तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दोनों रहेंगे। लेकिन खाली आपसे प्रश्न में ये क्वेश्चन ये बोलता है कि आप इक्विटी शेयर का निकालिए, तो क्या निकालोगे, रेट ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये इसका फॉर्मूला है। अब आपको मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूं, समझ में आएगा आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक प्रश्न याद रखिए, क्वेश्चन में दो तरह का क्वेश्चन ये बोल सकता है, इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालने को अलग दे सकता है और इक्विटी शेयर के अलावा शेयर का निकालने को बोलेगा। जब शेयर का निकालने को बोलेगा वैल्यू निकालने के लिए, तो आप प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को प्लस कर दोगे। खाली इक्विटी शेयर का निकालने को बोलेगा तो इक्विटी शेयर का निकालोगे अलग से। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको बताकर समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये, एक कंपनी है जिसकी जो कैपिटल है वो कितनी है, शेयर कैपिटल है 2,50,000 रुपीज। ओके, कितनी है रुपीज 2,50,000 रुपए है। वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज है। ओके, जो शेयर की वैल्यू दी है वो कितनी रुपए दी है 10 रुपीज दी है। वो कहता है 3 ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। ओके, एवरेज प्रॉफिट कैसे दिया है, क्वेश्चन में दिया है
क्वेश्चन नंबर है 50,000, इस व्हाट्सएप पे मैंने डाला हुआ है, 50,000, 60,000 और 40,000, कितनी है? 1,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट निकालने से कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपीज पर ईयर। जो कंपनी है सामान्यतः कितने रुपए का लाभ कमाती है? 50,000 रुपीज। अब निकाल लो आप। उसने बोला कि आपकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट कितनी है अर्निंग रेट निकाल लो आप, कितनी है? 50,000 इंटू 100 अपॉन 2,50,000 रुपीज, निकाल लो आप। ठीक, कितने परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है? वो कमा रहा है 20%। कितने परसेंट? 20%। ओके, तो वैल्यू ऑफ ईच शेयर निकाल लो। वैल्यू ऑफ ईच शेयर कैसे निकलेगा? रेट ऑफ अर्निंग आपको मालूम है कितने परसेंट है? 20%। ठीक है, और वैल्यू ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब में दिया रहेगा। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया, इसमें भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 10%। ओके, और वैल्यू ऑफ जो उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज है। वो बोला है एक शेयर की वैल्यू कितनी है? पेड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। इसको काट दीजिए, ये कितनी होगी? एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 20 रुपए पर शेयर, 20 रुपीज पर शेयर। ये अर्निंग के आधार पर निकालने के आधार पर इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड का उपयोग करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आपको। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जब वीडियो में करूंगा अगली बार, तो आपको बताऊंगा फेयर वैल्यू वैल्यूएशन मेथड से। ये जस्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।